पैसे इतने कहाँ से आ रहे हैं, लंगर इतना कहाँ से चल रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। लोग कहते हैं कनाडा से फंडिंग हो रही है, तो अमेरिका से फंडिंग हो रही है, तो खालिस्तानी फोर्सेस फंडिंग कर रही है, तो देशद्रोही ताकतें फंडिंग कर रही है। बहुत पैसा आ रहा है इन किसानों के पास, इसलिए बार बार आंदोलन में आ जाते हैं ताकि फंडिंग पीछे से जारी रहे। जहाँ लोगों को बांट रहे हैं वो कौन आ रहा है? उनको कहीं पीछे से फंडिंग तो नहीं हो रही है। आप ये नहीं बता रहे करोड़ों आ कहाँ से रहे हैं? अरे भाई मैं किस रूट से आ रहे हैं? हवाला से आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, काइंड में आ रहे हैं, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रैक्टर में आ रहे हैं। ये मीडिया वाले सब जानना चाहते हैं नेशनल चैनल। ये लोग जो चैनल पर और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग ये दिखाते बताते हैं। थोड़ा पीछे की तस्वीर करण, थोड़ा पीछे की तस्वीर ऐसे दिखाना। ये सड़क पर, ये हाईवे पर, इस हाईवे का नंबर क्या है, कितने नंबर? NH44 माफ़ करें, NH44 पर ये 4 लाइन ट्रैक्टर यहाँ से लेकर 1-1.5 किलोमीटर तक है। और ये हज़ारों किसान भी होंगे, लंगर चल रहा है, खाना चल रहा है यहीं पर। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो कहीं ऐसा न हो जाए जैसे सिंघू और टिकरी पर हुआ। तो बहुत सारे जो नेशनल चैनल हैं उसमें, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर कहते हैं पैसे इतने कहाँ से आ रहे हैं, लंगर इतना कहाँ से चल रहा है, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। लोग कहते हैं कनाडा से फंडिंग हो रही है, तो अमेरिका से फंडिंग हो रही है, तो खालिस्तानी फोर्सेस फंडिंग कर रही है, तो देशद्रोही ताकतें फंडिंग कर रही है। बहुत पैसा आ रहा है इन किसानों के पास, इसलिए बार बार आंदोलन में आ जाते हैं ताकि फंडिंग पीछे से जारी रहे। अंजुल जी, मैं क्या बताऊं? अब मैं तो फंडिंग खोजने आ रहा हूं कि रखा हुआ कहाँ है। आप इसको कृपया, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, एक ट्रॉली में आप घूमिए। ये अभी आप देख रहे थे ना, वो लड़के यहाँ पे किन्नू लेकर आए हैं और यहाँ लोगों को बांट रहे हैं। वो कौन आ रहा है? वो उनको कहीं पीछे से फंडिंग तो नहीं हो रही है? मैं ये कह रहा हूँ वो क्यों आ रहे हैं, मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। उनका किन्नू सड़क पे पिछले 2 दिन पहले, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, ट्रॉलियाँ रोड पे घेर कर उन्होंने, तो अब उनको बेचारों का लग रहा है कि हमारे वहाँ भाई बैठे हैं यार, हम उनको खाने के लिए दे दें, वो लेकर आ रहे हैं। इधर पीछे, आगे पीछे सभी देखना, आपको पता चलेगा कि जितने भी लंगर होंगे, कोई किसी गांव का लंगर है, कोई किसी गांव का लंगर है, कोई किसी गांव का लंगर है। ये जो लंगर की व्यवस्था हम करते हैं, उसके पूरे हमारा कल्चर है कि लंगर तो वो देंगे। मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ। अब देखिए, जब केरला में वो बड़ा नुकसान हुआ, हड़्ह की वजह से हुआ, पंजाब के लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेन देती है सरकार कि आप वहाँ मदद करने के लिए। उस समय तो आतंकवादी नहीं दिखे सरकार को। जिस समय कोरोना का काल आया, पंजाब के गुरुद्वारों में, दिल्ली के अंदर जहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, गुरुद्वारा सिलेंडर प्रोवाइड करवा रहा था। उस समय तो नहीं कहा कि ये तो खालिस्तानियों के सिलेंडर जा रहे हैं। तो ये तो सरकार की अपनी मर्जी हुई ना। जब हमें खालिस्तानी की मोहर लगानी है तब भाई उनके हाथ में लगा दें। जब हमारे आप ये नहीं बता रहे करोड़ों आ कहाँ से रहे हैं? अरे भाई मैं किस रूट से आ रहे हैं? हवाला से आ रहे हैं, कैश में आ रहे हैं, काइंड में आ रहे हैं, सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रैक्टर में आ रहे हैं। ये मीडिया वाले सब जानना चाहते हैं नेशनल चैनल पे। हमारा यहाँ पे एक भी पैसा फंडिंग ना, हमारा कोई निशाना है ना, हमने इकट्ठा करना है ना इकट्ठा करेंगे। जब हम मोर्चा जीतेंगे, आप सब पत्रकार भाइयों ने यहाँ आ जाना, आपके सामने जोड़ी जांच कर दिखा देंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो आपको इतना ताम झाम नजर आ रहा है, ये सब गांव के लोगों की, जो पंजाब के लोगों की फितरत है, इनका जो स्वभाव है, वो लंगर वो लगा रहे हैं। अब मैं बीच में अपनी बात कह दूं आपको। मैंने चूंकि 12 महीने से ज़्यादा 378 दिन आंदोलन चला, उसमें 375 दिन सिंघू, टिकरी और गाजीपुर और उसके अलावा पंजाब हरियाणा के गांव में घूमा। और मैं इसमें मानता हूं और मैं कायल हूं, जिस ढंग से सिखों ने, सरदारों ने, गुरुद्वारों में जिस ढंग से लंगर चले और कोई भी आदमी भूखा न जाए। ये गुरुओं की कृपा, ये लोग गुरु नानक का जिक्र करते हैं, और ये गुरुओं की कृपा और इनकी जो विरासत है उसका तरीका है, जिस ढंग से सरदार, सिख या पंजाब के लोग जिस ढंग से लोगों की मदद करते हैं। मैंने तो सिंघू और टिकरी पर जाने के मौसम में देखा, कंबल लेकर कोई आ रहा है, कोई परिवार दिल्ली का रहने वाला, पूरी फैमिली आ रही है, वो अपने हिसाब से किसी को रुमाल बांट रही है, किसी को अंगोछा, किसी को कंबल, किसी को चादर। तो ये इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, फितरत। और मैं उस 12 महीने, 12.5 महीने में मैं तो कायल हो गया।
कि जिस ढंग से ये लोग समाज सेवा करते हैं, और उसी पर बदहजमी होती है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन पैसे दे रहा है, खालिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो जिनको लगता है किधर से आ रहा है, वो पंजाब के गांव में जरा घूम कर देखें, उनको लगेगा किधर से आ रहा है। और उसके बाद कैसे लोग रास्ते में रुककर अपने खेत से जो फसल है उसका हिस्सा भी सड़क पर देने को आपको तैयार होते हैं। ये पश्चिमी यूपी में हमने देखा, लेकिन खास तौर से पंजाब में बहुत ज्यादा। और गुरुद्वारों का जिक्र किया, जहां मैं रहता हूं मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर एक गुरुद्वारा है, और मैंने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं, वहां कोविड के समय 10-20 ऐसे बेड लगे थे जहां किसी को इमरजेंसी में आईसीयू की तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता था। और ऐसे हजारों गुरुद्वारे हैं। इसलिए इल्जाम लगाने से पहले जरा गुरुओं का इतिहास और गुरुद्वारों का इतिहास, उसकी भूमिका और दुनिया भर में पढ़िए। और साथ में ये भी कि जब गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि आती है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं शीश नवाने गुरुद्वारा रकाबगंज, शीशगंज, और उसके बाद उन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी के लोग इन्हीं सरदारों को, उन्हीं गुरुओं के जो वंशज हैं, उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी और देशद्रोही कहते हैं। तो हमें भी लगता है कि कथनी और करनी में फ़र्क है। वापस लौटते हैं, चूँकि मैंने अपना जो मेरा तजुर्बा है वो भी करो कि अब सवाल ये उठता है, सबकी नज़र इस पर है डल्लेवाल साहब, कि ये लड़ाई पिछली बार अंतहीन लग रही थी, लेकिन ये भी मैं कहूँगा, मैं हर बार अपने वीडियो में 50 वीडियो में मैंने कहा कि उस समय भी अगर पंजाब के किसान नहीं होते तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। खूंटा गाड़ कर बैठ गए थे। मैं तो ऐसे लोगों से मिला, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर 80 साल के बुजुर्ग, 75 साल के बुजुर्ग, जिनकी पत्नी का डेथ हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो नहीं आए गाँव, बेटे को भेज दिया। और ऐसे लोगों से मिला जिसका एक हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, लेकिन वहाँ बैठा हुआ। तो ये आंदोलनकारी किसान है। और मैं तो बहुत बार भगत सिंह के, अजीत सिंह जो थे उनका इतिहास, जो आंदोलन का इतिहास है, उसका जिक्र मैं बहुत करता रहा हूँ। खैर वापस लौटते हैं कि अब सवाल यही उठता है कि वो लड़ाई चली 378 दिन, क्या ये लड़ाई अगर किसान उसी तरह से सरकार एमएसपी की गारंटी पर तैयार नहीं होती, ये लड़ाई भी ऐसे अंतहीन चलेगी? बहुत बड़ी बात कही है आपने। देखिए, ये जो लड़ाई है एमएसपी की गारंटी के कानून की, हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि एमएसपी की गारंटी का कानून दे सरकार, लेकिन किसानों को ये बात समझनी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों को समझाना चाहता हूँ कि ये इतनी जल्दबाजी से आंदोलन कभी नहीं ऐसा जीता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे है जो हमारे देश ने 1994 में अजीत जी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस समय उसका नाम गैट था, उसके बाद अगले साल उसका नेक्स्ट ईयर उसका नाम WTO पड़ गया। तो उसमें ये बात क्लियर कट मानी गई है, लिखी गई है कि भारत अपने किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं देगा। और एक बात और भी उसमें लिखी गई, बड़ी खतरनाक बात है कि अगर आज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके किसी भी नियम का आपका संविधान का कोई भी कानून विरोध करता है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट का नियम तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आपके संविधान का कानून बदलना पड़ेगा। हम मांग रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी का कानून दें। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो एमएसपी देनी बंद करो। मामला यहाँ पे पेच फंसा हुआ है। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात करें, 94। उसके बाद तो मोदी जी खुद ही 2011 में मुख्यमंत्री थे तो चाहते थे कि एमएसपी का कानून बने, एमएसपी की गारंटी मिले। पता ही होगा, आप लोग भी बोलते रहते हैं, हम लोग भी वीडियो उनका दिखाते हैं। आपकी यही बात जो आपने कही मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मैं फिर भी दोबारा इसको दोहराता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं की ही रिपोर्ट थी, वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे मुख्यमंत्रियों की कमेटी और के। उन्हीं की रिपोर्ट में उन्होंने खुद ने लेकर भेजा कि इनको एमएसपी देनी बनती है, एमएसपी की गारंटी का कानून बनता है, ये लीगलाइज होनी चाहिए। तो भाई आप, मैं तो कह रहा हूँ, बार बार हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ। तो ये बात आपने मंत्रियों को नहीं कहा कि भाई आपके प्रधानमंत्री? एक बार थोड़ी कहा। तो क्या कह रहे हैं मंत्री? मैं तो यहाँ तक गया कि उनके हाथ में, जब मैंने ये बात रखी तो उन्होंने ये सिर फेरा, नहीं भाई मुझे इस फैक्ट का पता नहीं है, हमें तो जानकारी नहीं। तो वीडियो सुनाइए मोदी जी का 2013-14 का। मैंने उससे भी आगे उनके नेक्स्ट मीटिंग में उनके आगे रख दी कि ये लो वो रिपोर्ट पड़ी है, ये रिपोर्ट की कॉपी ले लो। रिपोर्ट भी अब इनके टेबल पे जा चुकी है। फिर देखिए, तब भी इसके ऊपर मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि वो बातें हैं, वो चुनाव के समय की बातें होती हैं। जब सत्ता पे आए हैं तो अब उसी WTO के पक्ष में बोल रहे हैं। आप WTO की बात कह कर देखो, इन्हीं का पीयूष गोयल जी का एक मेरे पास अब भी होगा वो एक अखबार की खबर है 17 सितंबर 2021 की। उसमें ये कहा है कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, ये पोर्शन है जो, ये इसके संबंध में
WTO बहुत डेंजरस है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा इसके ये रहिए, थोड़ा against है। कूलर है। हाँ इसके अगेंस्ट है WTO, एग्रीकल्चर पार्ट के अगेंस्ट है WTO। ये कहा उन्होंने। अगर भाई आप मानते हो कि और आज अगर हम कहते हैं कि ठीक है भाई आप ही की स्टेटमेंट है, कृपया आज समय है, आज आप सत्ता में हो, आज एग्रीकल्चर को निकाल दो, अप्लाई करो कि हम एग्रीकल्चर को बाहर निकालें। हम ये भी जानते हैं कि इनमें क्षमता नहीं है निकालने की, लेकिन ये अप्लाई तो कर सकते हैं ना कि भाई हम नहीं चाहते हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को बाहर निकालो। देखिए वो अपने आप में एक अलग कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उस पर आधे घंटे अलग बात होगी। लेकिन हम वापस आते हैं फिर से कि देखिए लोग कहते हैं, जो बहुत चैनल पर देखते हैं ना, बिहार यूपी के किसान, जो गरीब राज्य हैं वहाँ के किसान, तो लगता है ये तो बड़े बड़े ट्रैक्टर, कौन सा हॉलैंड, कौन सा हाइड्रा, पता नहीं क्या क्या सब लेके बड़े बड़े ट्रैक्टर में ये सब किसान हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं और ये मुस्कुरा भी रहे हैं। ये इनके पास भी कोई हाइड्रा या वो होगा जो भी है। और गुजरात के पत्रकार घर का आनंद देख के गए घर पे। तो वो सब बड़े बड़े ट्रैक्टर वाले अमीर किसान हैं। हरियाणा पंजाब की फसलें तो बिक भी जाती है एमएसपी पर अधिकतम। बिहार में तो मंडियां भी नहीं है एपीएमसी की। वहाँ का किसान क्या आंदोलन करेगा, बड़ी मुश्किल में। ये सब इनके पीछे वो ताकते हैं जिसमें बहुत सारे बिचौलिए हैं, बहुत सारे मंडी वाले हैं, और इसलिए किसान बार बार ये एमएसपी गारंटी लेकर ये आ जा रहे हैं यहाँ पे। आता हूँ आपके पास, पहले एक इसका जवाब लेते देखिए वो क्या कहें, क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप थोड़ा इस पे भी काम कर लीजिए कि पंजाब के किसानों के ऊपर कर्ज कितना है। अगर ये ऐसे हैं कि ये बहुत अमीर है उसके लिए है तो उनका भरम है। उन्हीं के चाल जाल में फंसाए जा रहे हैं किसान। इतने इतने बड़े ट्रैक्टर इसलिए हैं। हमारे पास केवल 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हुआ करता था, उससे हम 40-45 एकड़ की खेती किया करते थे। अब क्या हुआ, सरकार ने मैं कहा हम आपको सब्सिडी देंगे। किसके ऊपर? अगर आप हैप्पी सीडर लोगे तो हैप्पी सीडर लो, हम सब्सिडी देंगे। हैप्पी सीडर को खींचने के लिए क्या चाहिए? कम से कम 50 हॉर्स पावर से ऊपर का ट्रैक्टर। हमें मजबूर कर दिया कि मुझे वो अपना 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कबाड़ में फेंकना पड़ा और नया ट्रैक्टर लाकर उसको चलाना पड़ा। कि कारपोरेट पक्की सरकार में मेरे से तो भले 3 दिन बात कर लो, हर बात का जवाब है मेरे पास। कारपोरेट्स के पक्ष की जब पॉलिसीज बनती हैं अंजुम जी, तब फिर किसान को तो ऐसा कहेंगी। ये तो मजबूर कर कर किसानों को कर्जाई करना है। कर्जे में इसको दबाने के लिए अगर किसान कर्जे में दबेगा तो ज़मीन देगा। जब तक इसके सर पे कर्जा नहीं होता, किसान के 1 इंच भी ज़मीन कोई ले नहीं सकता। पर ये पंजाब पर आरोप लगता है ना डल्लीवाल साहब, आप गेहूं और सिर्फ चावल उपजा के पानी की किल्लत हो गई, ज़मीनें, पानी बहुत नीचे चला गया, वाटर लेवल। आप लोग दूसरी फसल की तरफ आप मुड़े नहीं। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ। हमने सूरजमुखी उगाई, हाँ। वो पिट गई। हमने आलू उगाया, वो भी पिट गया। हमने गन्ना उगाया, वो भी पिट गया। हमने सब्जी उगाई, वो भी पिट गई। हमने दालें उगाई, वो भी पिट गई। तो ये मोदी जी की वजह से थोड़ी पिट गई। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इन फसलों के ऊपर जितनी एमएसपी तय होती है, अगर ये फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदी की गारंटी का कानून दे दें, ये भी उसके भाव हिसाब से बिकने शुरू हो जाएं, तो हम क्यों गेहूं भी उगाएंगे, हम क्यों धान उगाएंगे, हम अपना पानी का घान क्यों करेंगे? तो एमएसपी के लिए सबसे अधिक आप ही लोग क्यों लड़ते हो? बिहार में क्यों नहीं लड़ाई हो रही है? यूपी में क्यों नहीं हो रही है? आप ही क्यों ऐसे सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर आ रहे हो? वहाँ किसान इतने क्यों नहीं बौखला रहे हैं? मैं ये बताता हूँ आपको, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है अंजुम जी। आप उस पिक्चर को वहाँ जाकर कभी भी चेक करना। पिछला आंदोलन हुआ, बिहार के किसान हमारे पास आए। हमने रात में उनके साथ बैठे, खाना खाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप नेता आए हो, आपके लोग क्यों नहीं आए? उनका पता क्या कहना था? सच्ची बात बता रहा हूँ भाई, मन रोता है उनकी कंडीशन को देखकर। उन्होंने ये कहा कि हमारे किसानों के पास ट्रेन का किराया देने के लिए पैसे। सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ ना। ठीक है ना, इतनी ज्योति नहीं है वहाँ किसानों के पास। क्या हालात है वहाँ का। उनको मैंने ये भी कह दिया, ऑफर दे दिया कि आपकी एक बार की टिकट हम करवा देते हैं, आप आइए, हम इकट्ठा कर लेंगे अपने लोगों से पैसा। आप थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो भाई, एक भाई की टिकट आप करवा कर दो। किसी को भी बोल दें बिहार के एक भाई की टिकट करवानी है, आप पैसे तो दे देंगे हमारे लोग, हम आपकी टिकट करवा देते हैं। उनका अगला सवाल क्या था कि भाई हमारे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जहाँ के लोग हैंड टू माउथ कर रखे हैं इन लोगों ने,
वो कैसे आंदोलन कर पाएंगे? इसीलिए तो 80 करोड़ किसानों को और गरीबों को अनाज दे रहे हैं और वो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ताकि घर में बैठे रहें 6,000 लेकर। यही बात है, यही बात है। वो यही चाहते हैं कि आदमी जब आदमी का स्टेटस ऊंचा है, हम खेती करते हैं, हम डीजल भी के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे, हम बिजली के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे, हम खाद के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे, हम बीज के ऊपर भी सब्सिडी मांगेंगे ना। इतना मांगेंगे तो मोदी जी क्या बड़नगर से लाके देंगे? मैं यही बात आपको पूरी कर दूं एक बार। अगर हम खेती से बाहर निकलते जा रहे हैं, हम मजदूर बनते जा रहे हैं, फिर हमारी मांग क्या रहेगी? 2 टाइम की रोटी दे दो भाई। वो दे रहे हैं, हमारे हाथ से ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर छीन कर हमें भिखारी बनाने के ऊपर वो तुले हुए हैं, उसी पर वो काम कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? आपने एक बहुत बढ़िया बात डल्लेवाल साहब को कही कि बिहार के लोग क्यों नहीं लड़ते। बिहार में ये खरीद नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि देश में 100% अनाज में से सिर्फ 6% की प्रोक्योरमेंट हो रही है, वो भी पंजाब हरियाणा और थोड़ी सी यूपी साउथर्न साइड। ये खरीद पहले बिहार में भी थी 2006 तक। हाँ, एपीएमसी की मंडियां खत्म हो गई। मंडियां थी, उन मंडियों को निकाला गया। हम तो ये कहते हैं, हम तो सारे देश की बात करते हैं कि क्यों ना 100% जो खरीद है वो की जाए। यही तो लड़ाई है हमारी के लिए, पंजाब की लड़ाई नहीं है। हमारा सारा हिंदुस्तान का किसान, डल्लेवाल साहब ने सारे हिंदुस्तान में सौरदन में जाके हर जगह जाके लोगों को जगाया है। जो वहाँ के लीडर नहीं कर सके वो डल्लेवाल कर रहा है कि आप उठो, आप जागो और जाग के आप लड़ाई करो। लड़ाई करना, देखो हम देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, ये तो गवर्नमेंट ने देखना है कि हम लोगों को कैसे उन्होंने सेटिस्फाई करना है। अब आखिरी सवाल डल्लेवाल साहब, चूंकि आपकी मीटिंग्स वगैरह भी हो रही होगी, आखिरी सवाल कि कल देर रात तक फिर मीटिंग होगी, शायद 5-6 घंटे चलेगी। कितने बजे टाइम है मीटिंग की? शाम का टाइम दिया, पता नहीं कितने बजे बैठेंगे। हाँ। पहले तो हमारी आधा घंटा तो लड़ाई होती है जी वहाँ पे। अच्छा, आधा घंटा इधर बताइए, कैमरा इधर है। आधा घंटा इनकी लड़ाई होती है मीटिंग के पहले? घंटा आधा घंटा हमारी, जब वो आकर बैठते हैं बहुत इशू, जैसे यहाँ पे जो गड़बड़ की जा रही है, पहले तो ये बात सुनिए। हाँ। लड़ाई नहीं होगी, क्या ना होगा। देखिए, ये जो हम लेकर जा रहे हैं ना अंजुम जी, ये हमारी डिमांड्स नहीं है। सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं। भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने कमिटमेंट की है, इनको पूरी करो, हम वापस अपने घर जाएं। तो लड़ाई किस बात पे लड़ाई होती इस बात पे होती है, ये देखिए, वो ये कहते हैं कि हम आपके साथ कमिटमेंट करते हैं, आपकी वोट ले लेंगे, लेकिन अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा करवाने के लिए आओगे तो ये नहीं करेंगे, आपको आने नहीं देंगे। आपके ऊपर इतनी बड़ी भारी शेलिंग करेंगे, आपके ऊपर इस तरीके से मोटार गिरेंगे, आपके युवाओं को गोली से मारेंगे, तो ये कौन सा लोकतंत्र है जी। इसीलिए हमारी लड़ाई होती है कि इसको पहले जवाब दो मुझे, क्योंकि आए दिन एक कोई ना कोई घटना घट जाती है तो फिर उसके ऊपर में हमारी चर्चा। देखिए एक बात और है, हाँ। यहाँ के जितने हमारे पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकारों के ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, उनके अकाउंट बंद कर दिए। अब मैं तो आया हूँ, आज मैं भी डरा हूँ कि एक आध वीडियो डाला तो मेरे भी न उड़ा दे। सभी किसान नेताओं फिर के क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से 17-18 लाख लोग उसको फॉलो करते, उड़ा देंगे खटाक से। वो मनदीप पुनिया, आपका भी शायद सस्पेंड हो गया हमारा भी या suspend उथेल्ड हुआ हो गया, और पंडेर साहब का हो गया, कई पत्रकारों का हो गया। मैं भाई आज ही आया हूँ, अभी 2-4 दिन चलने देना, उसके बाद उड़ाना जब लौटेंगे तब। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, ये क्या लोकतंत्र है? हर देश में जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया है। हाँ। अगर भाई मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ये होता है कि लोगों की आवाज़ उठाने वाले ये पत्रकार, इनकी आप ट्विटर उड़ा दोगे, इनके आप फेसबुक अकाउंट से उड़ा दोगे, और हमारे जो लोग बात लोगों की रख रहे हैं। आज तक अंजुम जी, मैंने जितना भी बोला है, जितनी बार मैं वीडियो डाली है, कहीं पे भी मेरा भाषण है, पिछले आंदोलन में भी आप चेक कर लीजिए, एक भी आंदोलन की किसी भी प्रोग्राम में हमने कभी लोगों को उकसाने का आज तक वीडियो नहीं मिलेगा। मेरा ट्विटर अकाउंट उड़ाने का, मेरा इधर फेसबुक का अकाउंट उड़ाने का क्या मतलब है? आप मोदी जी जिंदाबाद एक बार रोज डाल दिया कीजिए, नहीं उड़ेगा आपका। वो मुश्किल है। आप कहेंगे मोदी का ग्राफ छोटा करना है। नहीं, मेरा मतलब ये है, वो ये बात है, मोदी जी जिंदाबाद की जो आपने बात कही है, अरे मोदी जी ये किसानों का ये काम करें। जिंदाबाद हमारे मुंह से कहलवाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश का किसान कह सकता है। अगर किसानों को ऐसे पीटोगे फिर तो भाई किसान तो मुर्दाबाद। मोदी जी सबको गारंटी देते चलते, लगता है इस बार आपको गारंटी मिल जाएगी किसानों को मोदी जी की? देखिए, चले तो गारंटी लेने के लिए हैं, हाँ।
कोई बात नहीं। फिर अगर जितनी देर उन्होंने बैठाना है हम बैठेंगे, शांतिपूर्वक ढंग से बैठेंगे। उसका फिर बाद में ये मत कहना कि ये तो भाई राजनीति कर रहे हैं, हमारा पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है। ये जो आंदोलन कहीं पे भी चलेगा अंजुम जी, पॉलिटिकली नुकसान करेगा। हमारा किसी का पॉलिटिकली नुकसान करने का मोटिव नहीं है, हमारा कोई मंतव्य नहीं। हमने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बनाया क्यों भाई? इसीलिए तो बनाना पड़ा ना कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं भाई। ना किसी को वोट डालने के लिए कंपेल करते हैं, ना किसी को हम अपने आदमी को खड़ा करते हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की हम सपोर्ट करते हैं। तो जो आदमी इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हो उसके ऊपर भी ये आरोप एक सवाल देखिए, सपोर्ट तो कई बार पीछे से हो जाता है, पर्दे के पीछे पता नहीं चलता है। लेकिन एक सवाल कि मान लो कल आपकी बातचीत फिर नहीं हुई, चौथे राउंड की बातचीत है, जैसे 3 बार बात नहीं हुई वैसे कल भी नहीं हुई, उसके बाद फिर हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम बना हुआ दिया हुआ। और सामने तो 200 मीटर 300 मीटर पर वहाँ किलेबंदी की हुई है। नहीं, उसका 100 मीटर है। अच्छा चलो, हाँ हमने नापा नहीं ठीक से, अभी आए हैं हम लोग। उसका समाधान भी हो जाएगा। हाँ, उसका समाधान क्या समाधान होगा? देखिए, अभी समय से पहले इन बातों को बाहर निकालना। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि कोई ऐसी स्थिति ना आए कि वहाँ हिंसा और टकराव। ये नेता के तौर पर आपकी जिम्मेदारी हमारी है भी जिम्मेदारी कि चाहे वो जवान वो उधर जवान पर हमला हो या हिंसा का शिकार हो, चाहे इधर किसान हिंसा का शिकार हो, दोनों इसी भारत माँ के लाल है। देखिए, और किसानों के बेटे भी होंगे उधर जो ड्यूटी कर रहे वर्दी में। अंजुम जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने। देखिए, किसी भी कारपोरेट का लड़का फौज में और पुलिस में भर्ती नहीं है, किसी भी नेता का लड़का पुलिस में और फौज में भर्ती नहीं है। वहाँ जितने भी हैं वो हमारे हैं। ठीक है, मेरा नहीं होगा तो इनका होगा, इनका नहीं होगा तो उनका होगा, किसी न किसी का तो है। और उधर से उन लड़कों को हमारे सामने कर रखा है, इधर से हमारी डिमांड है। और उनको तो जो ऊपर से आदेश होगा वो करेंगे, करना पड़ेगा। उनको मैं यही बार अंजुम जी कल मैं ये यहाँ पे बोला हूँ, वो आपने मेरी वहाँ वीडियो उठाओ, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। मैंने यही अपील किया हमारे किसान भाइयों को, बच्चों को, कि देखिए वो भी हमारे हैं, उनका कसूर नहीं है। उनको जिस तरीके से सरकार ने देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो माहौल बनाया और बेरोजगारी की वजह से उनकी मजबूरी है रोटी के लिए वहाँ पर खड़ना, उनकी मजबूरी है। लेकिन डल्लेवाल साहब, बेरोजगारी नहीं कहिए। देखिए, अगर वो कोई पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, सीआरपीएफ में है, या पंजाब पुलिस में है, या हरियाणा पुलिस में, वो ड्यूटी है, वो भी एक तरह से देश के लिए और इस जमीन की ड्यूटी कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। नहीं अंजुम जी, ये ड्यूटी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई हैं, वो जो पुलिस होती है वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने के लिए होती है, वो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। फोर्सेज जो होती है लोगों की सुरक्षा के लिए होती हैं, लोगों को मारने के लिए नहीं होती। किसी भी देश की फोर्सेज लोगों को मारने के लिए नहीं होती। लेकिन ये लोग, पॉलिटिकल लोग या ये सत्ता के भूखे लोग, उनको अपने पक्ष के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। नहीं, तो आपकी भी ड्यूटी है कि अगर वहाँ 144 है, अगर वहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि वो उनको ऊपर के निर्देश के मुताबिक फायरिंग या शेलिंग करनी पड़े। ये लगता है कि आप लोगों का भी फर्ज है। हम तो बहुत संयम से काम कर रहे हैं। अरे अगर हमारी कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर सरकार में नहीं ले जाए भेजना चाह रही तो फिर हमारी मांग मान ले। हाँ चलिए, ये तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है ना, हमारी मांग मान ले। ये सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ, ये कर सकती है सरकार कि हमें शांतिपूर्वक ढंग से वहाँ दिल्ली में एक जगह प्रोवाइड करवाएं, वहाँ जाने दें। अरे भाई, दिल्ली हमारी भी तो राजधानी है। केवल सत्ता में बैठने वाले उन कुछ लोगों की राजधानी थोड़ी है दिल्ली। डल्लेवाल साहब, इस पर 2 बार 3 बार हम पहले भी बात कर चुके हैं इंटरव्यू में। ये बताइए, सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर लेकर आप दिल्ली में चले जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में? देखिए, ये बात है, मैं ये फिर कह रहा हूँ अंजुम जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ की कमिटमेंट्स को कृपया सरकार पूरा करे। हमारा कोई मकसद नहीं है किसी तरह का डिस्प्यूट, झगड़ा पैदा करना। हम शांति चाहते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्टर की आप बात कर रहे हो, हमने सरकार का स्वभाव चेक किया है, इनका टेम्परामेंट हमने चेक किया है। 13 महीने बैठे, फिर जाकर बात मानी। इनका अब क्या पता कितने समय में मानेंगे। अगर वहाँ पे भूखे थोड़ी बैठेंगे तो राशन पानी पूरा लेके सब आए। जाना पड़ेगा। और अभी मौसम कैसा है? ठंडी का मौसम अभी है,
तो ये मकान बनाकर लाए हैं लोग, वहाँ ठंडी में वहाँ पे उन्होंने रात भी तो गुजारनी है ना। ये और वहाँ पे कोई माँ का मासी का बुआ का घर तो है नहीं, इसी तरीके से वहाँ नाते सड़कों पे गुजारनी पड़ेंगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डल्लेवाल साहब। और ये देखिए तस्वीरें हैं चारों तरफ ट्रैक्टर्स की, और वो तस्वीरें हमने तब भी देखी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर अनाज भी है, ऊपर इस तरह से रहने के इंतजाम भी है, त्रिपाल भी लगा है, और ये किसान यहाँ डटे तब तक रहेंगे इनके मुताबिक जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाएगी। अब देखना है कि कल की जो बैठक है 18 तारीख को, उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डल्लेवाल साहब, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक बार तस्वीरें दिखाते हैं, फिर मिलते हैं और फिर मुलाकात होगी मेरे दर्शकों। मैं चूंकि शंभू बॉर्डर पर हूँ, लगातार यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता रहूँगा। नमस्कार।